चार्ल्स डार्विन ने जीवों के विकासवाद का अध्ययन करने के बाद 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जीवोत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। तब इसका ईसाई धर्म के लोगों और अनेक ईसाई वैज्ञानिकों ने ज़बरदस्त विरोध किया था, क्योंकि इसमें मनुष्य का अवतरण बंदर से बताया गया था। जब यही अवधारणा भारतीय ऋषियों ने भगवान विष्णु के दशावतारों के रूप में दी, तो इसका वर्णन प्राचीन संस्कृत के प्रमुख ग्रंथों से लिया गया और जैव विकास एवं आनुवंशिकता के इस विज्ञान को प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर उकेरा गया, जबकि इसमें सिंह से मनुष्य के संक्रमण को प्रतिपादित किया गया है। मानव प्रजाति के विकास क्रम में चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि मानव बंदर की एक प्रजाति का विकसित रूप है। तब नरसिंह अवतार की अवधारणा के अनुरूप ये भी कहा जा सकता है कि मनुष्य सिंहनी का विकसित रूप है। डार्विन के सिद्धांत से कहीं ज़्यादा मनुष्य के जैविक विकास की यह अवधारणा ज़्यादा तार्किक है, क्योंकि दशावतारों की भौतिकवादी सिद्धांत के अनुसार नरसिंह की अवधारणा जीव जगत के विकास क्रम की श्रृंखला से जुड़ी हुई है। इस धारणा के अनुसार पहले मत्स्य अवतार हुआ, यानी जल में जीवन की उत्पत्ति हुई। विज्ञान भी इस तथ्य से सहमत है कि जीव जगत में पहला जीवन रूपी पानी में विकसित हुआ। दूसरा अवतार कच्छप हुआ, जो जल और भूमि दोनों स्थलों पर रहने में समर्थ था। तीसरा वराह हुआ, जो पानी के भीतर से जीव के धरती की ओर बढ़ने का संकेत देता है, पृथ्वी को जल से मुक्त करने का प्रतीक है। चौथा नरसिंह अवतार है, जो इस तथ्य का प्रतीक है कि जानवर से मनुष्य विकसित हो रहा है। आधा मनुष्य आधा सिंह शरीर संक्रमण का प्रतिबिंब है। इसके बाद पांचवा अवतार वामन के रूप में है, जो मनुष्य का लघु रूप है। सृष्टि के आरंभ में मनुष्य बौने रूप से ही अस्तित्व में आया था। 45 लाख साल पुराने स्त्री और पुरुषों के जो जीवाश्म मिले हैं, उनकी ऊंचाई 2 से 2.5 फीट की है। वामन के बाद परशुराम है, जो मनुष्य का संपूर्ण विकसित रूप है। इसी समय से मानव जीवन को व्यवस्थित रूप में बसाने के लिए वनों को काटकर घर निर्माण की तकनीक को अभिव्यक्त करता है। परशुराम के हाथ में परसा इसी परिवर्तन का प्रतीक है। 7वें अवतार में राम का धनुष बाण लिए प्रकटीकरण इस बात का संकेत है कि मनुष्य मानव बस्तियों से दूर रहकर सुरक्षा करने में सक्षम व दक्ष हो चुका था। 8वें अवतार बलराम है, जो कंधे पर हल लिए हुए हैं। ये स्थिति मानव सभ्यता के बीच कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के विकास को इंगित करता है। कृष्ण मानव सभ्यता के ऐसे प्रतिनिधि हैं जो नूतन सोच का दर्शन देते हैं। 10वां कल्कि ऐसे काल्पनिक अवतार है जो भविष्य में होना है। इसे हम कलयुग अर्थात कल पुर्जों के युग से जोड़कर देख सकते हैं। ब्रिटेन के जेवियस हेल्डेन नामक आनुवंशिकी और विकासवाद जीव वैज्ञानिक हुए हैं। गणित और सांख्यिकी के भी ये विद्वान थे। होल्डेन नास्तिक किंतु मानवतावादी थे। इन्होंने प्रकृति विज्ञान पर भी काम किया है। हेल्डेन राजनीतिक असहमतियों के चलते ब्रिटेन छोड़कर भारत आ गए। हेल्डेन ने जब भारत के मंदिरों में जैव व मानव विकास से जुड़ी मूर्तियों का अध्ययन किया, तब उन्होंने पहली बार व्यवस्थित क्रम में अवतारों की बीती सदी के चौथे होल्डेन ने जैविक विकास के तथ्य पाए और अपनी पुस्तक द कॉजेज ऑफ एवोल्यूशन में इन्हें रेखांकित किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विज्ञान जीव की उत्पत्ति समुद्र से मानता है। इस तथ्य को मत्स्यावतार प्रदर्शित करता है। कुर्म यानी कछुआ जल व जमीन दोनों पर रहने में समर्थ है, इसलिए ये उभयचर कूर्मावतार के रूप में सटीक है। अंडे देने वाले सरीसृपों से ही स्तनधारी प्राणियों की उत्पत्ति मानी जाती है। इस नाते इस कड़ी में वराह अवतार की सार्थकता है। नरसिंह ऐसा विचित्र अवतार है जो आधा वन्य प्राणी और आधा मनुष्य है। इस विलक्षण अवतार की परिकल्पना से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य का विकास पशुओं से हुआ है। यह लगभग वही अवधारणा है जो चार्ल्स डार्विन के प्रतिपादित की थी। हल्डेन ने मानवीय अवतारों में वामन को सृष्टि विकास के रूप में लघु मानव हॉबिट माना है, पर पशुधारी परशुराम को वे पूर्ण आदिम पुरुष मानते थे। हल्डेन बलराम को महत्व नहीं देते, किंतु कृष्ण को एक बौद्धिक पुरुष के तौर पर देखते हैं। सृष्टिवाद से जुड़ी इतनी सटीक व्यवस्था के बावजूद हल्डेन की इस अवधारणा को भारतीय विकासवादियों व जीव विज्ञानियों ने कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनकी आंखों पर पाश्चात्य वामपंथी वैचारिकता का चश्मा चढ़ा था। दूसरे, वे मैकाले की इस अवधारणा से अंध अनुयायी हो गए थे कि संस्कृत ग्रंथ तो केवल पूजा पाठ की वस्तु है, कपोल कल्पित है। डार्विन के विकास मत का विरोध आरंभ से ही हो रहा है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने तो ये मत व्यक्त किया था कि जीव या मनुष्य पृथ्वी पर किसी दूसरे लोक या दूसरे ग्रह से आकर बसे, जैसे कि आजकल एलियन को सृष्टि का जनक बताया जा रहा है।
1982 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक फ्रॉयड हॉयल ने ये सिद्धांत प्रतिपादित करके दुनिया को सरप्राइज कर सोचने पर मजबूर कर दिया। वही अंतरिक्षवासियों ने सुदूर प्राचीन काल में पृथ्वी को जीवन पर स्थापित किया। डार्विन के बंदर से मनुष्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत को हॉयल ने बड़ी चुनौती दी हुई है। हॉयल ने रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन में आयोजित हुई वैज्ञानिकों की सभा में इस सिद्धांत का रहस्य जाहिर करते हुए कहा था कि जीवन की रासायनिक संरचना इतनी जटिल है कि वह क्रमिक और आकस्मिक घटनाओं से उत्सर्जित नहीं हो सकती। जैसा कि विकासवादी विश्वास करते हैं, जीव की उत्पत्ति ब्रह्मांड के ध्रुव सिद्धांतों के अनुसार हुई है। ये सिद्धांत भारतीय दर्शन के जीवोत्पत्ति के 5 तत्वों धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल के दर्शन के निकट है। इस विषय पर हॉयल की एवोल्यूशन फ्रॉम स्पेस पुस्तक भी है। अवतारों के इस जैव विकास के क्रम में जहाँ क्रिएटिविटी है, वही जीव विज्ञान संबंधित लॉजिक भी है। हालांकि सिंह से मनुष्य के विकसित रूप को अवतारवादी अवधारणा के विरोधी ये तर्क देते हैं कि मनुष्य व चिंपैंजी के डीएनए में आनुवंशिकी स्तर पर 96% समानता मानी जाती है, लेकिन इस प्रजाति के गोरिल्ला और वन मानुस ओरांग उटान से इस रिश्ते में बहुत बड़ा अंतर है। जीव विज्ञानी ये मानते हैं कि 10 लाख साल पहले ही मनुष्य में चिंपैंजी से कुछ गुण विकसित हुए थे। इन गुणों में उम्र अधिक होना और बचपन की अवधि बड़ी हो जाना माने जाते हैं। पहले दोनों प्राणियों में ये गुण में ज़्यादा अंतर नहीं था। चिंपैंजी से मनुष्य जीवन की उत्पत्ति संबंधित अनुसंधान में सबसे बड़ी खलने वाली कमी ये है कि पूर्वज जीवों या आदिम अणुओं के जीवाश्म नहीं मिल पा रहे हैं। जब महारसायन यानी डीएनए के आदिम जीवाश्म आधिकारिक रूप से मिले ही नहीं, तो डार्विन कैसे कह सकते हैं कि कथित बंदर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। हालांकि डार्विन के विकासवाद को प्रमाणित करने वाले जैविक विश्व में प्रकृति चयन, अनुकूलन और प्रजाति सर्जन के अनेक प्रमाण मिलते हैं, लेकिन बंदर से मनुष्य की उत्पत्ति सिद्ध करने के लिए ये प्रमाण अधूरे हैं। शायद इसीलिए जैव रासायनिक शास्त्र मानव या जीव कोशिका की कई सजीव आणविक संरचनाओं का ब्यौरा तो देता है, लेकिन ये रहस्य प्रकट नहीं करता कि ये संरचनाएं किस प्राकृतिक प्रक्रिया से अस्तित्व में आई। मनुष्य के जैविक विकास क्रम में धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये अंतिम निर्णय होना अभी शेष है। इस स्थिति में दशावतारों की क्रमिक भौतिकवादी अवधारणा ज़्यादा पुष्ट और तर्कसंगत लगती है। डार्विन की मानव के विकास की थ्योरी है और दशावतार से मानव के जन्म की थ्योरी है। अब जब दोनों ही थ्योरी है, तो एक को सही और दूसरे को गलत कैसे मान लिया जाए, जब तक कि इसके सॉलिड प्रूफ नहीं मिल जाते। अगर सिर्फ थ्योरी के आधार पर ही देखा जाए तो डार्विन से दशावतार की थ्योरी सुनने में ज़्यादा वैज्ञानिक लगती है।